ईरान पर हमले की बहुत बड़ी धमकी देकर कल क्यों थम गए ट्रंप? 3 दिन पहले खामनेई को अनकंडीशनल सरेंडर करने का आदेश देने वाले ट्रंप ने कल अचानक क्यों कह दिया कि अब 2 सप्ताह बाद करूंगा फैसला? 24 घंटे के भीतर अचानक क्यों पलट गए ट्रंप? अमेरिका के जंग में कूदे बगैर 2 सप्ताह तक ईरान से कैसे लड़ेंगे नेतन्याहू? इजराइल पर बरसी ईरानी मिसाइलों ने नेतन्याहू को क्यों कर दिया बुरी तरह से परेशान? इजराइल के अस्पताल पर धमाके के बाद नेतन्याहू को क्यों याद आया मानवाधिकार? रूस और चीन के साथ आने से ईरान कैसे हुआ मजबूत? 24 घंटे के भीतर तेजी से बदले घटनाक्रम के बाद ऐसे कई सवाल पैदा हुए हैं, जिसका जवाब तलाशेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, इजराइल के एक अस्पताल पर कल ईरान की मिसाइलें क्या गिरी? इजरायली प्रधानमंत्री को मानवाधिकार याद आ गया। इजराइल अचानक इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर की दुहाई देने लगा। इजराइल की तरफ से यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाया जाने लगा। इजराइल के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजदूत, सेना प्रमुख, एनएसए सब के सब अचानक मानवाधिकार के समर्थक नजर आने लगे, वॉर क्राइम की परिभाषा बताने लगे। यह तब हुआ जब कल ईरान ने इजराइल के तेल अवीव समेत 4 शहरों पर मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ मिसाइलें बिशेरबा स्थित सोरोका मेडिकल सेंटर पर गिरी। इन धमाकों के बाद इजराइल ने कहा खामनेई के दिन अब गिनती के बच गए। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने इजराइल के मिलिट्री कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर पर हमला किया था। इस हमले में पास ही में मौजूद सोरोका मिलिट्री हॉस्पिटल को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री के मुताबिक यह एक मिलिट्री हॉस्पिटल है और यहां इजराइल के उन सैनिकों का इलाज होता है जिन्होंने गाजा में नरसंहार किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के 94% अस्पतालों को तबाह कर चुका इजराइल आज ऐसी बातें कैसे कर रहा है? पहली बात तो यह कि किसी भी स्थिति में अस्पतालों, स्कूलों और सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन क्या इजराइल ने कभी इस पर अमल किया है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निर्देश पर जिस तरह से गाजा के सिविलियन इलाकों पर हजारों बम बरसाए गए, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं तक को मौत के घाट उतारा गया है, क्या उनके मानवाधिकार नहीं थे? जिस इजराइल की सेना ने गाजा के दर्जनों अस्पतालों, सैकड़ों घरों, इमारतों पर बम और बारूद बरसाकर तबाही मचाई, हजारों जानें ली हैं, वो इजराइल अब मानवाधिकार और युद्ध अपराध की बात कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल कहा कि हम सटीक निशाने पर मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकानों को मार रहे हैं और वो बच्चों के वार्ड को निशाना बना रहे हैं। लेकिन क्या इजराइल ने गाजा के दर्जनों अस्पतालों पर बम गिराकर या गोलियां बरसाकर जानें नहीं ली है? गाजा में इजरायली नरसंहार को लेकर दुनिया भर के अखबारों में हजारों पन्ने की रिपोर्ट छपी है। हजारों रिपोर्टर्स ने इस पर रिपोर्ट फाइल की है। हजारों तस्वीरें और वीडियो इजरायली सेना की बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। इजराइल ने गाजा में किसको छोड़ा? खाने के लिए लाइन में लगे लोगों पर बारूद बरसाए गए, अपने अपने घरों में सो रहे लोगों पर मिसाइलें गिरी। इजराइल ने तो गाजा में ऐसी तबाही मचाई कि यूनिसेफ के मुताबिक अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 तक इजरायली हमले में 50,000 से ज्यादा बच्चे गाजा में मारे गए या घायल हुए। जी हां, बच्चों के शिकार होने का यह आंकड़ा 50,000 पार कर चुका और यह यूनिसेफ कह रहा है। 2025 मई में यह रिपोर्ट जारी की गई थी। मई में ही इजरायली हमले में एक डॉक्टर दंपत्ति के 9 बच्चे मारे गए। बारूद की जद में आए इन बच्चों का शव देखने वाले दहल गए। क्या ये बच्चे आतंकवादी थे जो इजरायली हमले में मारे गए? क्या इसका जवाब देंगे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू? जब खुद पर गुजरती है तो ऐसे ही तकलीफ होती है। क्या नेतन्याहू को कभी गाजा में मारे गए हजारों बेकसूरों के लिए थोड़ा भी अफसोस हुआ है? अपनी सेना की बर्बरता के लिए कभी खेद जताया है? नहीं। वैसे गाजा पर आने से पहले ईरान की बात कर लेते हैं। इजराइल का दावा है कि वो अपने हमले में सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और न्यूक्लियर एक्टिविटी से जुड़े ठिकानों को ही निशाना बना रहा है, लेकिन ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं जो इस बात का सबूत है कि इजराइल लगातार ईरान के सिविलियन इलाकों में अपने फाइटर जेट से बम बरसा रहा है या इजरायली हमले में सिविलियंस की मौत हो रही है। ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने पहले पन्ने पर महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की तस्वीरें छापी है जिनकी मौत इजरायली बम बरसक विमानों से जो बारूद बरसे हैं उसकी जद में आकर हुई है। तेहरान टाइम्स के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है। उसके मुताबिक इजरायली स्ट्राइक में ईरान का 8 साल का बच्चा मारा गया है, 28 साल का खिलाड़ी मारा गया है, एक पोएट मारा गया है,
नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करने वाले ग्राफिक डिजाइनर से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इजरायली हमले के शिकार हुए हैं। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके विमान सिविलियन इलाकों में बम नहीं बरसा रहे हैं या मिसाइल नहीं बरसा रहे हैं। अब जरा गाजा की बात करें। गाजा की बात करें तो 14 जून यानी एक सप्ताह पहले ही एनबीसी की एक रिपोर्ट है, क्रस्ड बाय इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स, हॉस्पिटल्स आर बेयरली फंक्शनिंग। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइलों के हमलों से गाजा के अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में 36 अस्पताल हैं, जिनमें से 19 बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। 17 अस्पतालों में मामूली उपचार होता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा के अस्पताल, एम्बुलेंस, क्लिनिक्स और हेल्थ सिस्टम 700 बार इजरायली हमले के शिकार हुए हैं, जिनमें कम से कम 900 लोगों की मौतें हुई हैं और 1000 घायल हुए हैं। रिपोर्ट में अपने घायल बच्चे को लिए एक आदमी की तस्वीर भी छपी है। सीएनबीसी न्यूज के संवाददाता 2 महीने के भीतर रिकॉर्ड किए गए 27 वीडियो और तस्वीरों को एनालाइज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। गाजा के सिविलियंस और पत्रकारों की तरफ से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें अस्पतालों पर हमले का भयावह सबूत है। स्काई न्यूज की भी एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इजरायल ने गाजा में चल रहे एक यूरोपियन हॉस्पिटल पर 13 मई को यह कहकर हमला किया कि वहां से हमास के अंडरग्राउंड बेस को ऑपरेट किया जा रहा है, जबकि यह गलत साबित हुआ। इस हमले में 16 लोग मारे गए। बीबीसी ने तो बाकायदा लंबा इन्वेस्टिगेशन करके साबित कर दिया है कि इजरायली हमले ने कैसे इस अस्पताल में तबाही मचा दी। कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन के तौर पर इस अस्पताल में 16 बार अपनी सेवाएं दे चुके ब्रिटिश डॉक्टर टॉम उस वक्त उसी अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे थे जब इजरायली एयरफोर्स ने अस्पताल में 6 बम गिरा दिए। इजरायल की तरफ से कहा गया कि उसने हमास लीडर को टारगेट किया था, जबकि मारे गए बेकसूर लोग। 13 अप्रैल 2025 की बीबीसी की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर अटैक में गाजा का आखिरी फंक्शनल अस्पताल तबाह हो गया। इजरायल की तरफ से कहा गया है कि हमास के आतंकियों का इलाज होता था, जबकि इसके सबूत नहीं मिले। हां, यह जरूर हुआ कि इस हमले में भी एक बच्चे की मौत हुई। ऐसी रिपोर्ट्स भरी पड़ी है, सिर्फ आप तलाशिए, गूगल कीजिए। पिछले साल जनवरी में सीएनएन के रिपोर्टर्स की टीम ने जबरदस्त पड़ताल के बाद रिपोर्ट की थी कि कैसे गाजा के अस्पतालों को इजरायली हमले का नया बैटल ग्राउंड बना दिया गया है। हर बार इजरायल की तरफ से दावा किया गया है कि अस्पताल के तहखानों से ऑपरेट करने वाले हमास के आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमले के बाद पता चला मारे जाने वालों में मरीज, बच्चे और हॉस्पिटल स्टाफ थे। सीएनएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी गाजा के 22 अस्पतालों में से 20 अस्पतालों पर हमले करके 2 महीने के भीतर उन्हें तबाह कर दिया गया। अगर गाजा पर इजरायली हमले के बाद की बर्बर निशानियों का दस्तावेज बनाने लगे तो हजारों पन्ने रंग जाएंगे। इजरायल ने गाजा में किसी को नहीं बख्शा है। तबाही, बर्बादी और बर्बरता की सारी सीमाएं तोड़कर इजरायल ने गाजा में अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है। फर्क बस इतना है कि इस बार इजरायल का पाला ईरान से पड़ गया है। ईरान कोई गाजा तो है नहीं कि आप एक तरफा बम बरसाते रहें और आपके शिकार होकर लोग त्राहिमाम करते रहें। आप 10 बार बम मारेंगे तो पलटकर ईरान भी 10 बम मार सकता है, और यही हो रहा है। जंग की शुरुआत तो इजरायल ने कुछ इसी अंदाज में की थी कि बस चंद दिनों में ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देंगे और ईरान को घुटनों पर ला देंगे। खामेनेई ने अगर ताकत दिखाई तो उन्हें भी निपटा देंगे। लेकिन यह लड़ाई अब इजरायल को उल्टी पड़ गई। ईरान में अपने फाइटर जेट से तबाही मचाने के बाद भी इजरायल ईरान को तोड़ नहीं पाया। उल्टे ईरान ने मिसाइलें दागकर इजरायल के गुमान को तोड़ दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के हवाले से कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि लड़ाई अगर लंबी खिंची तो इजरायल में ईरानी मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की किल्लत हो जाएगी। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले को इंटरसेप्ट करने के लिए इजरायल हर रोज लगभग 2500 करोड़ खर्च कर रहा है, और यह सब अमेरिकी फंडिंग के बूते कर रहा है। फायर पावर हाउस वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका हर साल इजरायल को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग 4500 करोड़ की मदद देता है। अब इजरायल के सामने संकट यह है कि ईरान की मिसाइलें रुक नहीं रही हैं और उसका डिफेंस इंटरसेप्टर का स्टॉक खत्म हो रहा है। ऐसे वक्त में इजरायल चाहता था कि अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में अपने बम बरसक विमानों के साथ उतर जाए। 3 दिन पहले ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को सरेंडर करने की धमकी दी थी, उसके बाद लगा था कि अगले 24 या 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। चैनलों पर इसी तरह की खबर चलने लगी कि आज की रात कत्ल की रात है, पता नहीं अमेरिका क्या करने वाला है। G7 मीटिंग छोड़कर अचानक ट्रंप लौटे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टे व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आ गया कि युद्ध में शामिल होने के बारे में ट्रंप 2 सप्ताह में फैसला करेंगे, यानी बात 2 सप्ताह के लिए टल गई। All of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved.
In light of that news, I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the President for all of you. अब दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर ट्रंप ने इतना माहौल बनाकर पलटी क्यों मारी। 3 दिनों से खबरें आ रही थी कि अमेरिकी ट्रूप्स के मूवमेंट के आदेश दे दिए गए हैं। परसों खबर आई कि ट्रंप ने जंग में उतरने का फैसला कर लिया है, सिर्फ ऐलान बाकी है। तब फिर अचानक ट्रंप ने 2 सप्ताह में फैसला लेने की बात कल क्यों कह दी। माना जा रहा है कि ट्रंप के पीछे हटने या कुछ दिनों तक रुककर पुनर्विचार करने की कई वजह हैं। अमेरिका को सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक बार अगर वो जंग में कूद गया तो फिर यह जंग कहां जाकर रुकेगी। ऐसा माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के ईरान के पक्ष में दिए गए बयान ने भी अमेरिका को सोचने पर मजबूर किया है। रूस इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है। रूसी विदेश मंत्री की तरफ से अब यह भी कहा गया है कि इजराइल को अमेरिका ने अगर सैन्य सहायता दी तो हालात बिगड़ेंगे। इस जंग में अगर दखल दिया तो परमाणु आपदा का खतरा होगा। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को कुछ हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन की तरफ से भी ईरान के पक्ष में खड़े होने के संकेत दिए गए हैं। विश्व के 2 ऐसे ताकतवर देशों का रुख अमेरिका के लिए चिंता की वजह बना है। ट्रंप जिस तरह लगातार इजराइल के संपर्क में है, उसी तरह से कहा जा रहा है रूस और चीन लगातार ईरान के संपर्क में है। अमेरिका अब इस मापतौल में लगा है कि अगर उसने इस लड़ाई में मिडिल ईस्ट से लेकर फारस की खाड़ी तक में तैनात अपने फाइटर जेट उतारे तो दुनिया के बाकी देशों का रुख क्या होगा। खबरें आ रही कि ब्रिटेन समेत कई देशों ने ट्रंप से कहा है कि युद्ध टालने की मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। उधर ट्रंप को अपने घरेलू मोर्चे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के कई लेफ्टिनेंट, सलाहकार और समर्थक भी उन्हें इस जंग में नहीं उतरने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ खड़े होकर ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उलझने से नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करने वाले कुछ दिग्गजों का भी मानना है कि कहीं यह दूसरा इराक न हो जाए। अमेरिका को अब इराक जैसी स्थिति में नहीं फंसना चाहिए। अमेरिकी अखबारों के तमाम सर्वे भी अमेरिकी जनमानस का यही रुख बता रहे हैं। ज्यादातर अमेरिकी इस राय के हैं कि इजराइल के चक्कर में पड़कर युद्ध करने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकालना चाहिए। ट्रंप के विरोधी सीनेटर्स लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बॉम्बिंग करना बहुत ऑफेंसिव एक्टिविटी होगा और इससे बचना चाहिए। ईरान के तेवर ने भी अमेरिका की चिंता बढ़ाई है। ईरान बार बार चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वेस्ट एशिया के मिलिट्री बेस से अगर अमेरिका ने हमले किए तो जवाबी कार्रवाई में उसका भी काफी नुकसान हो सकता है। इस बीच कुछ विदेशी अखबारों में युद्ध विशेषज्ञों के हवाले से लिखा जा रहा है कि अगर अमेरिकी विमान ईरान के फोर्दो एटमी अड्डे को नष्ट करने में नाकाम हुए तो युद्ध की दिशा क्या होगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कवर करने वाले डेविड ई सेंगर, जिनका परिचय यह भी है कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन और अलग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को कई सालों से कवर किया है, 4 दशकों तक टाइम्स के पत्रकार हैं और विदेश नीति और कई मसलों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर 4 किताबें लिखी है। तो डेविड ई सेंगर का एक लंबा लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है जिसमें उन्होंने कई संभावनाओं पर बात की है। डेविड ई सेंगर ने सारी स्थितियों का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कुछ सोचकर पॉज ले रहे हैं क्योंकि गलत हो सकने वाली चीजों की लिस्ट लंबी है, कुछ जोखिम भी है। यह भी संभव है कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर विमान मार गिराया जाए, भले इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नष्ट कर दिया है। यह भी हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत हो जाए और अमेरिका का सबसे बड़ा पारंपरिक बम भी उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाए। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार पिछले 5-7 दिनों से जब से इजराइल जंग में कूदा है और जब से इजराइल ने ईरान के एटॉमिक अड्डों को तबाह करने की ठान ली है, तब से एक खबरें आ रही है कि ईरान का जो एटॉमिक अड्डा है फोर्दो में, वो जमीन से 90 मीटर 80 मीटर नीचे है और वहां तक कोई भी विमान या बमबरसक विमान या कोई भी ऐसा हथियार किसी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है एक्सेप्ट अमेरिका। और इसलिए अमेरिका जब तक इस लड़ाई में नहीं कूदेगा तब तक ईरान के वो अड्डे तबाह नहीं होंगे। तो उसका भी जिक्र किया है डेविड ई सेंगर ने, लेकिन एक सवाल भी उठाया, अगर अमेरिकी विमान फेल हो गए ऐसा करने में तो
क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका बम गिरा रहा होगा बार बार और ईरान चुपचाप बैठकर नीचे से तमाशा देख रहा होगा और उसके बाद इतनी गहराई में बम गिराकर और किसी एटॉमिक अड्डे को नष्ट करने का तजुर्बा किसी के पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो इस लेख में डेविड सेंगर ने लिखा है, एक जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी हैं उनको कोट करते हुए, जो उस अड्डे पर ईरान में जा चुके हैं और उन्होंने कहा था कि मैं वहां गया हूं और जानता हूं कि वो आधा मील अंडरग्राउंड है। यानी चिंता इस बात की है कहीं फोर्दो की पहाड़ियों के 300 फीट नीचे जाकर अमेरिकी बम ईरान के न्यूक ठिकाने को तबाह नहीं कर पाए तो क्या होगा। डेविड सेंगर ने लिखा है कि अगर मान भी लें कि ऑपरेशन सफल भी हो जाता है तो भी कई एक्सपर्ट का कहना है कि इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है, जैसा कि अफगानिस्तान और इराक में हुआ। इसी लेख में डेविड सेंगर ने लिखा है कि ईरान ने कसम खा रखी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों से लेकर फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सिस्टमेटिक मिसाइल हमले ईरान कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार है, जखीरा है। दावा है कि 20,000 मिसाइलें हैं और अभी ईरान की मिसाइलें एग्जॉस्ट नहीं हुई है। 400 से 500 मिसाइलें दागी गई हैं, बाकी उसके पास स्टोर है और जहां वो मिसाइलें रखता है ईरान वो भी बहुत सुरक्षित ठिकाना है। तो एक खतरा है इस स्थिति में अगर अमेरिका यहां फंसता है तो। लेख में कहा गया है कि इतिहास बताता है कि परमाणु कार्यक्रमों पर बमबारी की जा सकती है लेकिन उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। एक एक्सपर्ट के हवाले से उन्होंने लिखा है, उस एक्सपर्ट को कोट करते हुए मिस्टर सोमोर हैं कि मुझे ऐसा कोई मामला याद नहीं जहां केवल हवाई शक्ति ने किसी परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो एक ये बड़ी चिंता है, इस लेख में ये चिंता जताई है और ये चिंता कहीं न कहीं ट्रंप को भी होगी। इस लेख में विस्तार से जंग की स्थिति में अमेरिका के लिए तमाम संभावित खतरों की तरफ इशारा किया गया है। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप इन सारे पहलुओं पर सोच विचार करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ऐलान किया? इसमें यह भी उन्होंने लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि ईरान का रिएक्शन किस तरह से हो सकता है, क्योंकि ईरान आतंकवाद में बहुत निपुण है। 15 साल पहले अमेरिका इजराइल के साइबर हमले का जवाब उसने खतरनाक साइबर कोर बना कर दिया था, जो चीन जितना गुप्त या रूस जितना साहसी नहीं लेकिन काफ़ी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इसका हिंदी तर्जुमा मैंने किया है। इसके अलावा उसके पास तेल टैंकरों पर हमला करने के लिए कई छोटी दूरी की मिसाइलें बची है, जिससे फारस की खाड़ी में जहाज़ों का आवागमन बाधित हो सकता और बहुत कुछ इसमें लिखा है। खैर, तो अब सवाल यही उठता है कि ट्रंप 48 घंटे के उनके बयान को देखिए, अनकंडीशनल सरेंडर वाली धमकी को देखिए, 48 के अब 72 घंटे हो गए। उनके उस ट्वीट और बयान को देखिए जब उन्होंने कहा कि ईरान के स्काई पर हमारा कब्जा, ईरान के आकाश पर हमारा कब्जा है। हम जानते हैं कि वो कहां छिपे हैं। खामेनेई के बारे में कहा, हम उन्हें मारेंगे नहीं लेकिन हमें पता है कहां छिपेंगे। तो एक तरह से सीधे सीधे मारने की धमकी दी थी 72 घंटे पहले ट्रंप ने खामेनेई को कि हम जानते हैं तुम कहां, एकदम दादा स्टाइल में कि चुपचाप सरेंडर करो, अनकंडीशनल सरेंडर, नहीं तो हम जानते हैं तुम कहां छिपे हो। जवाब 24 घंटे के भीतर जब खामेनेई ने दिया कि अमेरिका हमें डराने की कोशिश नहीं करे, हम सरेंडर नहीं करेंगे और उसके बाद अमेरिका को जवाब देंगे और उसका खामियाजा अमेरिका भी भुगतेगा। उसके बाद से ट्रंप का टोन बदला। उनसे परसों जब सवाल पूछा गया खामेनेई के इस जवाब पर तो उन्होंने कहा गुड लक टू हिम, और उसके बाद कई तरह के फ्लिप फ्लॉप 24 घंटे के भीतर, जिसमें उन्होंने कहा कि कब फैसला करूंगा, क्या करूंगा, मैं ईरान पर क्या फैसले लूंगा ये मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता है, और ये आखिरी मोमेंट पर कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन उसके बाद कल खबर आ गई कि ये फैसला तो 2 सप्ताह के लिए स्थगित हो गया। अब सन्नाटा है। अब इजराइल अपने दम पर 2 सप्ताह तक लड़ेगा। अगर वो ऐसे ही लड़ते भिड़ते ईरान के उस परमाणु अड्डे को तबाह करने की जिद पर अड़ा रहा तो, और उस लड़ने भरने की कीमत, भिड़ने की कीमत इजराइल हर रोज चुका रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से तबाह और कमज़ोर हुआ है, तबाह से ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, उसके नतीजे आप देख रहे हैं। इजराइल खामियाजा भुगत रहा है। लगातार ईरान की तरफ से आ रही बैलिस्टिक मिसाइलें, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें, कल भी मैंने बताया था फतेह उसकी मिसाइल, ऐसी मिसाइल है जो 1500 से 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हो। ईरान का हर शहर, माफ करें, इजराइल का हर शहर
ईरानी मिसाइल की जद में है। ये चिंता है कि अब 2 सप्ताह इजराइल अपने दम पर लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो को मैं ही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।